Good morning, everyone. अभी सेकंड ईयर आप लोगों के में जो कल टॉपिक हुआ था दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में हम लोग ग्लाइकोलाइसिस की, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले साइकिल, ठीक।
आइसोमरेज आइसोमरेज एंजाइम का नाम है।
हो गया सेकंड ईयर? ये तो लिख लिया होगा ना पूरा, है ना भाई? जल्दी हाथ चलाओ। ये ग्लिसरेडी हाई, इसको लिखो फिर मैं इसको रख कर देती हूँ। साथ के साथ काम क्या करें आप लोग? इसके नीचे क्लास आप लोगों को एरो लगा के ये बनाना है, ठीक है? ये एक टर्म रह गया था, वहां जगह नहीं थी, इसकी हो गया ना? मैम यहाँ पर कोई एंजाइम नहीं? कहाँ पे? इन दोनों के बीच में नहीं, यहाँ कोई एंजाइम नहीं होता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक दूसरे के इक्वल है।
क्योंकि अगर हम किसी चीज को कन्वर्ट कर रहे हैं किसी में, तब वहां पर एंजाइम वर्क करेगा। यहाँ पे दोनों इक्वल है, इसीलिए इसके आगे जितनी प्रोसेस चलती है हमेशा 2 मॉलिक्यूल्स को लेकर चलती है, ठीक है ना। तो ये दोनों इक्वल है, ये मैं बताऊंगी आपको, ठीक। चलिए, हो गया होगा ऑप्शन, स्टार्ट करें। देखिए क्लास, वैसे तो आप लोगों के पास अब पूरी ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल है, ठीक। ग्लाइकोलाइसिस के बारे में जब हम लोग बात करें तो इसे हम लोग EMP भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? EMP साइकिल। साइकिल मतलब चक्र, ठीक। इसे EMP क्यों कहा जाता है? इसकी साइंटिस्ट है जिनका नाम था एम्ब्रेन मेयर, ठीक है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं EMP साइकिल, ठीक है। अच्छा, आप लिखना बंद करें, आप सब लोग पहले समझ लीजिएगा। यहाँ जब हम लोग बात करें ग्लाइकोलाइसिस की, तो ग्लाइकोलाइसिस में हम लोगों ने 1 मॉलिक्यूल लिया हुआ है, किसका? ग्लूकोज का, ठीक। ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस के बाद क्या बनता है? पायरुविक एसिड, इतना तो आप लोग जानते ही हैं। पायरुविक अम्ल बनता है यहाँ पर, ठीक। अगर मैं एक नॉर्मल सी बात बताऊं तो ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। मतलब इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? ठीक। कल मैंने आप लोगों को बताया था ग्लूकोज आपका मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है। किसने बताया था? मोनोसैकेराइड को। मोनोसैकेराइड को फिर हम लोगों ने फर्दर डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन, है ना, नंबर की जो संख्या होती है उसके बेसिस पर, जहां पर फिर मैंने आप लोगों को ग्लूकोज का बताया। मतलब कहने की बात ये है, अगर मैं ये कहूं इसमें कार्बन और नंबर कितने हैं? 6, ये बात हम लोग मान के चल रहे हैं 6 कार्बन है। अगर हम लोग बात करें पायरुविक एसिड की, ठीक है, पायरुविक एसिड के अगर हम बात करें कार्बन की, तो इसमें होते हैं ओनली 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक। आप लोग ये जानते हैं कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, मतलब एक ग्लूकोज अणु से कितने पायरुविक एसिड के अणु बनते हैं? दैट इज 2। ये तो बोलते हैं एक ग्लूकोज से आपके 2 अणु बनते हैं पायरुविक अम्ल के, इतना तो आप लोग जानते हैं। तो 2 या 6 कार्बन कंपाउंड कितना हो गया? ये 6। ग्लूकोज में भी कार्बन नंबर कितने हैं? 6। मतलब दोनों में बराबर हो चुके हैं। जहां से हम लोग लेके चले थे उतने ही कार्बन है, और बनने पर भी पायरुविक अम्ल में भी उतने ही कार्बन कंपाउंड है। कहने की बात ये है, इसमें आपका एक भी कार्बन का लॉस नहीं होगा। भाई कार्बन एक भी इसमें से माइनस नहीं होगा, है ना, कमी होगी नहीं, क्योंकि जितना हम लोग लेके चल रहे हैं उतना ही हमको प्राप्त भी हो रहा है, तो इसमें कार्बन लॉस नहीं है, पहली बात। ये जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होती है, ये आपकी वायुवीय अवस्था में भी होगी और अवायुवीय अवस्था में भी। ये मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था जब पाचन क्रिया बताई थी। ये कहा था जब पायरुविक अम्ल बन जाता है उसके बाद फिर हमारे पास 2 कंडीशन आएंगी, वायुवीय या अवायुवीय। मतलब पायरुविक अम्ल बनने से पहले की जो प्रक्रिया होती है उसमें हमें वायुवीय अवायुवीय नहीं देखना, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में ग्लूकोज मॉलिक्यूल को पायरुविक अम्ल में जब तोड़ते हैं तो उस वक्त क्या होगा? दोनों ही कंडीशन में ये लागू होती है। दूसरी खास बात ये बहुत पूछा जाता है 1 मार्क में कि ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो प्रक्रिया कहाँ पे संपन्न होती है, कहाँ पर होती है? कोशिका द्रव्य में होती है या माइटोकॉन्ड्रिया में होती है? एग्जैक्टली। जब हम लोग बात करें इसकी ग्लाइकोलाइसिस की, तो ग्लाइकोलाइसिस जो होती है ये हमेशा आपके साइटोप्लाज्म में होती है, मतलब कोशिका द्रव्य में होगी। क्रेब्स साइकिल वगैरह जो है ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला थोड़ा वो कॉन्सेप्ट रहता है, इसलिए आप लोगों को बताना, ठीक है। तो चलिए क्लास बनाना शुरू करें। अपने ग्लूकोज से आपके 2 अणु पायरुविक अम्ल के, फटाफट से अपनी साइकिल निकाल लीजिए। यहाँ पर हम लोगों ने लिया है 6 कार्बन कंपाउंड, दैट इज अ ग्लूकोज। ग्लूकोज का सबसे पहले हम कर लेंगे फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस। फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? फॉस्फोरिलीकरण बोलते हैं इसको हिंदी में। फॉस्फोरिलीकरण का मतलब है एक फॉस्फेट अणु का यूज करना, उपयोग करना, ठीक है। इसीलिए आप लोग देखिएगा ग्लूकोज के बाद मैंने नीचे जो बनाया है आपका
सिक्स ग्रुप आपका जो बनता है मॉलिक्यूल, उसमें आपके में एटीपी को कन्वर्ट किया गया है एडीपी में। मतलब फॉस्फोरिलीकरण की जो प्रोसेस हुई है आपकी, उसमें आपका एक फॉस्फेट अणु जो है यूज किया गया, वो कहां से मिला है हमें? एटीपी से मिला है, उसको हमने एक यूज कर लिया। हमारे पास जो कंपाउंड बनता है दैट इज अ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। कोई परेशानी नहीं। जब हम बात करें तो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलने के लिए जिस एंजाइम की जरूरत होती है वो है हेक्सोकाइनेज। कोई परेशानी नहीं। अब देखिए, अब हमारे पास आ चुका है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक। अब हम इसको करेंगे आइसोमराइज। आइसोमराइज मतलब इसका हम समावीकरण करेंगे। समावीकरण मतलब समझते हैं आप लोग, आईने वाली बात जो रहती है, ठीक है, मतलब इक्वली रहते हैं उसमें, सिर्फ थोड़ा सा उसको आइसोमराइज करते हैं हम। आइसोमराइज इसकी प्रेजेंस में करेंगे एंजाइम की में, दैट इज अ फॉस्फोहेक्सोकाइनेज आइसोमरेज, ठीक है। कोई परेशानी नहीं। हमारे पास आता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। रुकना, इसको रफ कर दिया जाए। इस चीज को थोड़ा सा समझ लो आप। जब हम लोग बात करें अपने ग्लूकोज के बारे में, ठीक है, तो ग्लूकोज की जो साइकिल होती है, अगर हम एक सर्कल को देखें तो कुछ ये रहता है आपका, ठीक, 1 2 3 4 5 6 कार्बन कंपाउंड है, ठीक। जिसमें जब हम लोगों ने फास्फोरिलीकरण किया था, फॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस की थी, मतलब उसमें हमने एक फॉस्फेट अणु लगाया था। वो फॉस्फेट अणु हमें कहाँ मिला था? एटीपी से मिला था, तभी तो हमारे पास एडीपी में कन्वर्ट हो गया था एटीपी। तो एक फॉस्फेट अणु हमने लगाया था आपके इस वाले जो वाला होता है ना, एक वाला काफी ड्रॉप है, यहाँ पर आपने लगाया, तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल बना था दैट इज अ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। कोई परेशानी नहीं। अब हमने इसका क्या किया था? आइसोमराइज किया था। आइसोमराइज मतलब इसको हमने कन्वर्ट किया था, चेंजेस कहीं कुछ नहीं हुआ था। सिर्फ आइसोमराइज की जरूरत हमें इसलिए पड़ी थी क्योंकि अब हमारे पास एक और चेन नहीं है फॉस्फेट अणु लगाने के लिए। हमको जरूरत तो है ये फॉस्फेट के लिए, ठीक है ना। तो उसमें अब जब हम इसका फॉस्फोरिलीकरण करेंगे तो अप्रोक्स आपके पास कुछ इस टाइप का डायग्राम देखने को मिलेगा। ये था ग्लूकोज का, ये है फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज के में आप अगर ओपन चेन देखें कहां पर की, तो 2 चेन प्रेजेंट होती है, ठीक। ये है आपकी सिस कार्बन के, उसमें यहाँ पर ऑलरेडी आपका लगा हुआ था फॉस्फेट, तो लगा ही था ना, फॉस्फोरिलीकरण किया है। लेकिन अब हमारे पास एक ये वाला कार्बन कंपाउंड पर आपकी चेन पर एक ओपन चेन है, जिस पर आप क्या कर सकते हो? आपका फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज अ 1,6 डाइफॉस्फेट। देखिए फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। समझ में आया? कोई परेशानी? किसी को कोई परेशानी नहीं। देखो मैं फिर अभी बात को रिपीट कर देती हूँ। ग्लूकोज से बना था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का जब हमने समावीकरण किया तो मतलब उसको से हमारे यहाँ लग गया, ठीक है। तो हमारे पास जो देखने को मिला दैट इज अ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के बाद अब हमने उस पर क्या प्रक्रिया कर दी आपकी? फिर से एक फॉस्फेट अणु लगा दिया। फॉस्फेट अणु हमारा कहां से आएगा? एटीपी से आया। दोबारा लिखा है आपके साइकिल में भी ना, दोबारा से एटीपी से आया, उसको फिर हमने कन्वर्ट कर दिया एडीपी में। और जो दूसरा वाला था आपका फॉस्फेट, वो लग गया आपके फर्स्ट नंबर पे उस पर फॉस्फेट। तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा दैट इज अ फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, ठीक है। कोई परेशानी नहीं। ये जो यहाँ पर आपकी एंजाइम वर्क करता है वो है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। समझ में आया? किसी को परेशानी नहीं। अब क्या करते हैं, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो है आपके पास, ये इसमें कितने कार्बन होंगे? कितने कार्बन मॉलिक्यूल है इसमें? 6 होंगे इसमें? 6 होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि अभी तक हमने एक भी कार्बन लॉस नहीं किया, कार्बन डाइऑक्साइड एक भी नहीं निकाला हम लोगों ने इसमें से,
ठीक है, तो आपके कितने कंपाउंड रहेंगे इसमें? सिर्फ 6। ठीक है, उतना ही चल रहा है। 6 को अब हम लोगों ने डिवाइड किया था अपने 2 पार्ट्स में। ठीक है, जहां पर एक होता है आपका DASP, ठीक है, और दूसरा होता है फॉस्फोग्लिसरॉल। 6 को जब हम लोग 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करते हैं तो वहां हमको देखने को मिलता है 3 कार्बन कंपाउंड। मतलब आपका DHAP और फॉस्फोग्लिसरॉल दोनों ही 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया था, आपके उसको बीच में से एकदम तोड़ दिया। मतलब 6 को जो 6 कार्बन कंपाउंड था आपको उसमें 2 का डिवाइड दिया, तो हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड के 2 कंपाउंड हमें देखने को मिलेंगे, DHAP और फॉस्फोग्लिसरॉल। कोई परेशानी? अब जो प्रक्रिया आपकी DHAP में चलेगी वही प्रक्रिया आपकी फॉस्फोग्लिसरॉल में चलेगी। कोई परेशानी? तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल लेके चलेंगे, चाहे मैं ये लेके चलूं चाहे मैं ये लेके चलूं, बात एक ही है। दूसरी खास बात, तो अब मैं ये कह सकती हूँ दोनों इक्वल है, इसलिए मैंने रिवर्सिबल का निशान लगाया हुआ है ना। तो अब क्या किया जा सकता है यहाँ पर कि हम इसको लेके चल रहे हैं, लेकिन अब जो भी प्रक्रिया चलेगी वो 2 मॉलिक्यूल को लेके चलेंगे। ठीक है, मतलब जो चीज इसमें हो रही है वही चीज इसमें भी हो रही है, मतलब 2 बार हो रही है ना, इधर भी हो रही है इधर भी हो रही है। 2 बार लिखने से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए हम सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल को लेके चलेंगे। लेकिन चूंकि मॉलिक्यूल 2 अणु है आपके पास, तो जो भी प्रक्रिया होगी वो 2 अणु के हिसाब से। समझ में आया? कोई परेशानी है यहाँ तक पूछ लीजिए क्लास में, फिर बोल रही हूँ। सेकेंड ईयर समझ में आ गया? गुड। हम लोग अब लेके चलेंगे आपका DHAP, ठीक है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक, DHAP को हम लोग लेके चले हैं, यहाँ मैंने शॉर्ट में लिख दिया है DHAP। ठीक है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब इसमें प्रोसेस होती है डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन मीन होता है यहाँ पर आपका डी मतलब कमी। डी मतलब क्या होता है? कमी। हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन आयन की कमी। हाइड्रोजन आयन अगर इसमें से निकल रहे हैं तो ऑब्वियसली सी बात है कोई ना कोई तो लेगा। मतलब अगर मैं अपने उसमें से इस चौक को यहाँ से तोड़ के फेंक दूं तो आप में से कोई ना कोई उठा के चलता बनेगा। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन की प्रोसेस हुई है, मतलब H आयन जो थे वो निकल रहे हैं। ठीक, अगर ये H आयन निकल रहे, कमी हो रही है तो इसको कौन लेगा? दैट इज द NAD+। क्या लेते हैं? NAD+। जब NAD+ इसमें 2H आयन ऐड होते हैं, हमारे पास मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा NADH+H+। किसी किसी बुक में NADH2 देखने को मिलता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, वो भी ठीक होता है, लेकिन ज्यादा अगर हम कंपैरिजन करें तो वो थोड़ा सा गलत देखने को मिलता है। ये एकदम परफेक्ट है। क्यों परफेक्ट है? क्योंकि इसमें आपका H आयन भी होता है। ठीक है, तो उस चीज का थोड़ा ध्यान रख के चलना पड़ता है। तो हमारे पास जब आयन की बात करते हैं तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल बनेगा दैट इज अ NADH+H+। कोई परेशानी नहीं। जब हम लोगों ने क्या किया था, DHAP की हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस की, हमारे पास जो आएगा आपका अणु दैट इज 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कोई परेशानी? समझ में आया? अब क्या करते हैं हम लोग, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड को फिर हमने फॉस्फोग्लिसरिक काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में हमने यहाँ पर अब एक फॉस्फेट अणु यहाँ पर बनेगा। ठीक है, एक फॉस्फेट अणु जब हमारा बनेगा यहाँ पर तो प्रोसेस यहाँ होगी आपकी ADP जो था वो कन्वर्ट हो जाएगा ADP में। लेकिन यहाँ पर हमारे 2 मॉलिक्यूल थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो मॉलिक्यूल बनेंगे फॉस्फेट अणु के वो 2 होंगे। तो मैं ये कह सकती हूँ 2 ATP जो थे वो आपके 2 अणु मिले हैं आपको, 2 ATP। कोई परेशानी? समझ में आया? इसके बाद आप लोगों का 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को आइसोमराइज करते हैं काइनेज मतलब म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में और बन जाता है आपका 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड।
2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को फिर हम लोग आगे करते हैं एनुलेज एंजाइम की प्रेजेंस में डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस हो जाएगी। डिहाइड्रोजनेशन की प्रोसेस का मतलब है यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। डिहाइड्रेशन, ठीक है। हाइड्रेशन मीन क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल। डी माने कमी, मतलब यहाँ पर आपका H2O मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाएगा एनुलेज की प्रेजेंस में, और आपका बनता है 2-फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड। 2-फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड को फिर हम लोग ADP, मतलब यहाँ पर हमारे फिर से फॉस्फेट मॉलिक्यूल बनेंगे, तो वो फॉस्फेट अणु कितने होंगे, 2 होंगे। उनको रिसीव किसने किया है, ADP ने। ADP जब 2 फॉस्फेट अणु को रिसीव कर लेता है तो बना लेता है 2ATP। 2 मॉलिक्यूल क्यों बनाए हैं, सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। एक ATP इसका है, एक ATP इसका है, तो टोटल अगर हम लोग देखें तो 2 ATP, ठीक है। तो अब हमारे पास पाइरुवेट काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में आपका 2-फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड जो था वो कन्वर्ट हो जाता है आपका किसमें, पाइरुविक एसिड। कोई परेशानी, पाइरुविक एसिड अब चूंकि 3 कार्बन कंपाउंड था, आपकी पूरी इसमें आप लोगों ने कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस नहीं देखा। कोई परेशानी इसमें, एक बार फिर रिवाइज किया जाए क्योंकि फिर मुझे इसमें आप लोगों को कुछ बताना है, ठीक है। तो फटाफट से अपनी कॉपी में देखिए, मेरी शक्ल पे कुछ नहीं लिखा है, नीचे देखकर काम किया करें जरा। ग्लूकोज जो आपका 6 कार्बन कंपाउंड था, पहले हम लोगों ने इस पर निगाहें नीचे, पहले हम लोगों ने इस पर क्या किया था, फॉस्फोरिलीकरण किया, और हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है दैट इज अ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फिर हमने आइसोमराइज किया, आइसोमराइज के बाद मिलता है हमें फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फिर हम लोगों ने यहाँ पे एक फॉस्फेट अणु ATP से लिया और कहाँ लगा दिया था, फ्रक्टोज के सेकंड कार्बन कंपाउंड पे। हमारे पास जो आता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, जो आप लोगों को समझाया था, ठीक। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट को एल्डोज एंजाइम की प्रेजेंस में हम लोगों ने 6 कार्बन कंपाउंड को बीच में से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल मिले जो कि 3-3 कार्बन कंपाउंड के थे, ठीक है। 3-3 कार्बन दोनों प्रेजेंट है। अब हम लोग का जो अणु आए हैं दैट इज द फॉस्फोग्लिसराइड एंड DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये दोनों ही 3 कार्बन कंपाउंड है, तो अब हम इन दोनों में से कोई एक अणु लेके चले। हम लोग जो लेके चले दैट इज द DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक। DHAP का अब हम लेके चलते हैं, तो यहाँ पर प्रोसेस होती है डिहाइड्रोजनेशन की। डिहाइड्रोजनेशन मीन अब यहाँ पर आपका एक आपके क्या निकलते हैं, 2H आयन निकले हैं, तो इनको रिसीव किया था किसने, NAD, ठीक है, प्लस ने, और बना लेता है NADH+H+, ठीक। और आपका जो कंपाउंड बनता है दैट इज द 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड को फिर हम फॉस्फोग्लिसरिक काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में 2ADP से कन्वर्ट कर देते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP में। 2 अब यहाँ पे बन चुके हैं हमारे ATP मॉलिक्यूल, ठीक है। अब आपको जो नेक्स्ट कंपाउंड देखने को मिलेगा दैट इज अ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फिर कन्वर्ट होता है आपका 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, मतलब आइसोमराइज हो जाएगा। ये आइसोमराइज हुआ है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और फिर उसका यहाँ प्रोसेस देखने को मिलेगी डिहाइड्रेशन की। डिहाइड्रेशन में यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल जो था वो रिमूव हो जाएगा, और आपके पास जो कंपाउंड आएगा दैट इज अ 2-फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड। 2-फॉस्फोपाइरुविक एसिड जो था उसको फिर हम लोग अपने नेक्स्ट एंजाइम की प्रेजेंस में, मतलब पाइरुवेट काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में एक क्या बनेंगे, फॉस्फेट मॉलिक्यूल बनते हैं। फॉस्फेट मॉलिक्यूल को कौन रिसीव करेगा, ADP, और बना लेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP के। क्यों बनाए थे, क्योंकि हमारे पास जब हम लोगों ने 6 कार्बन कंपाउंड को 2 भागों में डिवाइड किए थे तो 2 कंपाउंड देखने को मिले थे, ठीक है। तो एक ATP आपका DHAP का था और एक ATP जो था वो आपका किसका था, फॉस्फोग्लिसराइड का, ठीक। अब हमारे पास जो मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा दैट इज लास्ट में क्या बनता है, पाइरुविक एसिड। पाइरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल हमें देखने को मिले, मतलब अगर हम बात करें DHAP की तो हम लेके चले तो हमारे पास क्या बना था, अंतिम उत्पाद पाइरुविक अम्ल। अगर हम उसको भी लेके चलेंगे तो भी हमारे पास अंतिम उत्पाद क्या बनेगा, पाइरुविक अम्ल। मतलब 2 मॉलिक्यूल बने, एक इसका है पाइरुविक अम्ल और एक इसका है।
कहने की बात ये है यहाँ पर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से पायरुविक अम्ल के कितने मॉलिक्यूल, कितने अणु मिले हमें? 2। कोई परेशानी नहीं। अब हमें क्लास पूछा जाता है कभी कभी, हाँ कभी कभी पूछा जाता है एटीपी के कितने बनते हैं ग्लाइकोलिसिस में। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, 2 बनते हैं। ठीक है, हो गई बात? देख ले जरा, देखो यहाँ जब हम लोग बात करें एटीपी मॉलिक्यूल, ठीक है, एटीपी के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे तो जरा अपनी कॉपी में देखें। स्टार्टिंग में हम लोगों ने एटीपी यूज किया था, ठीक है, कितने यूज किए थे? 2। ठीक, 2 मतलब हम लोगों ने यूज किए थे, तो मैं ऐसे लिख दूं भाई यूज जो किए थे। अगर आप लोगों ने मुझसे 2 रुपए उधार लिए, आप मुझे लौटाओगे नहीं? लौटाने तो पड़ेंगे ना। आप लोगों ने अपनी दुकान शुरू की है, ठीक है, 10 रुपए से शुरू करनी थी दुकान, आपके पास 8 रुपए थे, 2 रुपए आप लोगों ने मुझसे उधार लिए। अब मैं पूछूं 1 महीने में आप लोगों को कितना मुनाफा हुआ? तो पहले आप लोगों ने मुझसे जो पैसे उधार लिए थे मुझे लौटाओगे कि नहीं लौटाओगे? तो आपने मुझसे 2 रुपए उधार लिए, ठीक है, तो एटीपी के फॉर्म में जो आप लोगों ने स्टार्टिंग में फॉस्फेट अणु जो हम लोगों ने लगाए थे फ्रक्टोज पर ग्लूकोज पर, उसको, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितने यूज कर लिए? 2 एटीपी। अब देखिएगा एक बना था हमारा NADH प्लस H+, देखो डायरेक्ट NADH प्लस H+, ठीक, कितने मॉलिक्यूल बने थे इसके बताइए? अरे 3, कितने बने थे? हाँ मैंने जानबूझ के नहीं लिखा था वहां पे, मैं बता देती हूँ, क्योंकि जब मैंने पूरी प्रोसेस इन दोनों अणुओं को लेके चली थी तो बना तो मेरा यहाँ पर है ना। इसके बाद मतलब एक इसका बन रहा है NADH प्लस एक इसका बन रहा है, टोटल कितने हो गए? 2। मतलब आप यहाँ पे ये लगा लेना, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ऑलरेडी 2HI लगाए थे, याद आया? 2HI क्यों लगाई थी? तो अब यहाँ पर मैं ये लिख दूं, कोई परेशानी नहीं। चलिए अब मैं डायरेक्ट बता देती हूँ उसमें से, ठीक, एक हमारे पास जो मिलेगा वो हमारा यहाँ है, ठीक, ध्यान देना। एक तो स्टार्टिंग में हमने ग्लूकोज के टाइम पे लिया था एटीपी, और एक हमने फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के बाद में लिया था एटीपी, तो वो हमने डायरेक्ट लगा दिया -2 के फॉर्म में। NADH बने हमारे वो, ठीक, एक आपका बनता है एटीपी डायरेक्ट 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बाद, बना है एक या 2, और एक बना था आपका 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड के बाद, ठीक है, कितने मॉलिक्यूल बने थे? 2 बने थे, यहाँ पर हमारे फॉर्म हुए थे एटीपी, तो टोटल हो गए 2, ठीक, इनका आप लोग निकाल लीजिए कितने बनेंगे। आपका ये निकल आया मुनाफा, ठीक है, आपने क्या किया भाई 4 एटीपी में से 2 आपको मुझे वापस तो करने थे, आपने वापस किया, आपका मुनाफा निकल आया दुकान का इतना। कहने की बात ये है इतना तो हमको शुद्ध एटीपी मिला था। क्या मिला था? शुद्ध एटीपी हम लोगों ने बनाया था, ठीक है। दूसरी खास बात, जब हम लोग बात करें अपनी, एक तो है आप लोगों ने बहुत अच्छे से अपनी दुकान चलाई थी तो उसमें आपको 2 एटीपी का मुनाफा हुआ, कुछ आप लोगों ने थोड़ा 2 नंबर की भी कमाई कर दी उसमें। 2 नंबर की मतलब आप लोगों ने अपने मालिक को शो ही नहीं किया कि हमारा इतना माल भी बिक चुका है, मगर वो आपकी ब्लैक मनी हो गई। तो यहाँ पर जो ब्लैक मनी गई थी आपकी, उसे हम बोलते हैं रिड्यूस्ड कोएंजाइम। क्या बोला जाता है? रिड्यूस्ड कोएंजाइम। रिड्यूस्ड कोएंजाइम क्या होते हैं? आपके NADH प्लस H+। समझ में आया? ये आपकी ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी हमेशा आपकी नॉर्मल मनी से ज्यादा होती है, 2 नंबर का पैसा होता है, ज्यादा लगता है। जब हम लोग बात करें तो आपका, सुन लो पहले, एक NADH प्लस H+ जो है वो बराबर होता है
तीन अणु एक, ठीक। तो जब एक है आपके 3 एटीपी के बराबर, तो कितने के हो जाएंगे? 6 एटीपी के बराबर हो जाएंगे, ठीक। 2 एटीपी ये रहे और 6 एटीपी ये रहे। टोटल आपकी पॉकेट में कितने पहुंचे पैसे? 8। समझ में आया? आपकी पॉकेट में जो पैसे पहुंचे हैं वो पहुंचे हैं 8, ठीक। 2 तो डायरेक्ट है और 6 आपके जो रिड्यूस कोएफिशिएंट्स मिले आपकी जो ब्लैक मनी, दैट इज, ठीक है। तो पहला सवाल तो आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 तरीके के सवाल बनते हैं। एक तो पूछा जाएगा ग्लाइकोलिसिस में कितने शुद्ध एटीपी बनते हैं। शुद्ध बन रहे हैं आपके 2, ठीक, शुद्ध बन रहे हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ग्लाइकोलिसिस चक्र में एटीपी कितने अणु बनते हैं, आपके बनेंगे 8, 6 ये 2, ठीक है। तो टोटल बन रहे हैं आपके 8 एटीपी, टोटल है ये आपका, ठीक है। कोई परेशानी नहीं। देखिए क्लास, यहाँ पर हमारा एक भी कार्बन लॉस नहीं हुआ था। ये प्रोसेस चाहे आपकी वायुवीय कंडीशन में हो चाहे अवायुवीय कंडीशन में, बनेगा आपका सेम। आपके में जो प्रोसेस देखने को मिलेगी वो यही मिलेगी। आपके ग्लाइकोलिसिस चक्र में जो आपकी साइटोप्लाज्म में हो रहा है उसमें एटीपी आपके 8 ही बन रहे हैं साइटोप्लाज्म। समझ में आया? कोई परेशानी नहीं, इसको थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। बाकी की चलिए अभी हम बता ही सकते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन करना है, नोट डाउन करो, फिर बात सुनाई नहीं दिया मुझे। कौन सी एडीपी? ये स्टार्टिंग में एडीपी से एडीपी बना। एक सेकंड में ये स्टार्टिंग में एडीपी से एडीपी बना। ये जो बनते हैं तुम लोग देखो जब तक ऐसे तुम्हारे पास वो
किसी को कोई परेशानी? ग्लाइकोलाइसिस समझ में आया सभी को? ठीक क्लास। अब देखिए रफ कर दिया जाए। चलिए बाद में करें तो ज्यादा बेटर है, थोड़ा मेरी भी सुन लो। हाँ भाई, यहाँ पर मैंने कल आप लोगों को एक लाइन लिखवाई थी, जब हम बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को जब विघटित करते हैं तो 4 स्टेप में करते हैं, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट था, सेकेंड स्टेप को आप अभी स्किप कर दीजिए, वो मैं बताऊंगी। थर्ड स्टेप पर डायरेक्ट पहुंचते हैं, दैट इज द क्रेब्स साइकिल। मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को एक बात बताई थी, एक ग्लूकोज अणु से बनता है आपका पायरुविक अम्ल बन गया। चलिए ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया यहाँ तक। यहाँ से कंडीशन आपकी हो जाती है 2 वायुवीय और अवायवीय, मतलब ये प्रक्रिया हो रही थी आपकी कोशिका द्रव्य में। अब हम लोग बात करते हैं अपनी, ठीक है। अगर जब हम लोग बात करें खुद की, तो यहाँ पर पायरुविक अम्ल जब बने थे, यहाँ पे दोनों कंडीशन थी, वायुवीय भी थी और अवायुवीय थी। वायुवीय जब बात करें तो वहां पर एटीपी मॉलिक्यूल बने हमारे 8, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें अवायुवीय की, तो मैं बोल रही हूँ कि ये वाली प्रोसेस दोनों कंडीशन में होती है, एरोबिक भी होगी और एनारोबिक भी होगी। लेकिन जब हम बात करें अवायुवीय कंडीशन के बारे में, तो उसमें जो एटीपी बनते हैं आपके, वो होते हैं सिर्फ 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, क्योंकि वो हमेशा यीस्ट के थ्रू होगा, है ना, फर्मेंटेशन होता है आगे चलकर अवायुवीय में तो जनरली। और आपके ऐसे जो मतलब यीस्ट वगैरह होते हैं, कभी ब्लैक मनी नहीं करते हैं, ये सिर्फ हम जैसे लोग होते हैं जो ज्यादा पैसे की लालच रखते हैं वो करते हैं, तो रिड्यूस्ड कोएंजाइम उनमें नहीं बनते। तो जब हम लोग बात करें अवायुवीय कंडीशन की, तो उसमें मैंने पहले ही बताया था कि एनर्जी तो बनेगी, कम बनेगी। कितनी बनती है वायुवीय में? सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल बनेगी। लेकिन अगर वायुवीय हम लोग अपनी बात कर रहे हैं तो हमें 8 बनती है, याद रखने वाली बात है। अब हमारे पास 2 कंडीशन है, एक वायुवीय है, एक अवायुवीय। अवायुवीय आगे जाएगी फर्मेंटेशन में, मतलब किण्वन की होगी यहाँ पे प्रक्रिया। किण्वन की प्रक्रिया के दौरान एक भी एटीपी मॉलिक्यूल नहीं बनता, वहां सिर्फ लैक्टिक एसिड वगैरह बनता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस में ऑलरेडी बन चुका होता है 2 मॉलिक्यूल एटीपी, तो उनको एनर्जी यहाँ से मिलती है ग्लाइकोलाइसिस से, ठीक। हमारा जो प्रोसेस चलेगा दैट इज अ वायुवीय, ठीक है। अगर कंडीशन वायुवीय है तो यहाँ पर अब आपका पायरुविक एसिड किसमें जाएगा? क्रेब्स साइकिल में, मतलब क्रेब्स चक्र में जाएगा, ठीक है। क्रेब्स चक्र में फिर आपकी बनते हैं 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, ठीक है। लेकिन एक खास बात समझने की है, यहाँ पे जो प्रक्रिया चलती है, स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि ये जो प्रक्रिया है क्रेब्स साइकिल, आपकी एसिटाइल कोएंजाइम ए से चलती है, जो गलत सोचते हैं बच्चे, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, यहाँ पायरुविक एसिड जो है, ठीक है, यहाँ पर पायरुविक एसिड ग्लूकोज का कार्बोहाइड्रेट है आपका, मतलब मैं अगर दोनों चीज लिखूं भाई, क्या हमको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है? हमें हमारे और भी फूड स्टफ में और भी जो चीज प्रेजेंट होती है उन सबसे मिलती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, सबसे मिलती है ना हमको, कोई परेशानी नहीं। अंतिम उत्पाद जो बनता है दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा। चाहे कोई भी हो, आपका कार्बोहाइड्रेट का अणु हो, मतलब ग्लूकोज हम जनरली बात करते हैं, फैट हो, चाहे वो आपका प्रोटीन,
कोई भी हो कार्बोहाइड्रेट का अगर अणु है तो हमारे पास जो चक्र आएगा दैट इज द ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। फैट है तो फैट आप लोगों के सिलेबस में है, दैट इज द बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू होगा, ठीक है। प्रोटीन है, प्रोटीन किसकी बनी होती है, अमीनो एसिड की। अमीनो एसिड से याद रखने वाली बात है, प्रोटीन को एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करता है, जो चक्र चलता है, जो साइकिल होती है, दैट इज अ डीएमीनेशन। कोई परेशानी, चक्र चाहे कोई भी हो, फूड स्टफ में बहुत सारी चीजें होती हैं, जो भी कुछ खाते हैं सब चीज मौजूद होती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सब चीज मौजूद होती है, मगर वो किसी ना किसी चक्र के माध्यम से बनाएगा क्या, एसिटाइल कोएंजाइम ए। चाहे हम कुछ भी चलाएं, चक्र हमारा कोई भी हो, अंतिम उत्पाद हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा। एसिटाइल कोएंजाइम ए ये चलता है आपका, अगर हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज की फिलहाल, तो भी हमारा चक्र क्या है, ग्लूकोज चल रहा है ना। तो अभी हमको चलाना है आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए से क्या चीज, आपकी क्रेब्स साइकिल, ठीक है। कोई परेशानी आता, चलिए क्लास पर आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग कल बात करते हैं।